अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 जो कि है हमारा बायस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पहली क्या थी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है कि P/E/F, यानी F जो है वो हो चुका हो तो हमें E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि मान लो तुम किसी शॉप में गए और तुम्हारी खुद की एक कोई लिस्ट है, उसको हम ई मान लेते हैं, उसमें तुम्हारे कुछ सामान है। ठीक है, तो तुम्हारा जो फेवरेबल आउटकम क्या होगा, इसमें मान लो टोटल चीज है तो तुम्हारी जो इसकी ये जो सामान तुमने लिया है यानी जो तुम्हारी लिस्ट है, योर लिस्ट, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम यानी इस लिस्ट में जितने एलिमेंट हैं, टोटल आउटकम्स यानी पूरी दुकान में जितने एलिमेंट्स हैं। ये तो हमारी होती है प्रोबेबिलिटी, जो कि हम लोग 10th से पढ़ते आ रहे हैं, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर कंडीशनल पर आ गए। कंडीशनल ये है कि एक शॉप है, उसमें बहुत सारा सामान है, एक तुम्हारी लिस्ट है जिसको तुम वहां जाके खरीद सकते हो, तो उसके खरीदने की प्रोबेबिलिटी ये मिल गई। अब मान लो एक लिस्ट तुम्हें घर से दी जा रही है, घर से दी जा रही है क्योंकि तुम्हारे पास खुद के पैसे तो हैं नहीं, घर वाले पैसे देते हैं, तो ये जो है घर से लिस्ट जा रही है, या तो तुम्हारी मम्मी दे रही है या तुम्हारे पापा दे रहे हैं। तो अब कंडीशन ये लगा दी गई कि तुम्हें जो सामान खरीदना है वो इसमें से होना चाहिए। मतलब ये है कि मान लो तुम्हारा जो लिस्ट थी उसमें कई सारी चीज़ें थी, मान लो गेम थे, ठीक है, उसके अलावा शैम्पू, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी। एक तुम्हारे घर से लिस्ट दी गई जिसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से ई की भी चीज़ें हैं और जो ई की चीज़ें नहीं हैं वो भी हैं। तुमसे ये कहा गया कि तुम दुकान को नहीं देखोगे, तुम देखोगे इस लिस्ट को, इस लिस्ट को देखोगे, फिर अपनी लिस्ट को देखोगे। तो इस लिस्ट में अगर कोई तुम्हारे मतलब की चीज़ है तभी तुम दुकान से खरीदोगे, वरना तुम नहीं खरीदोगे। तो ये आ जाती थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती थी कि एफ हमें दे रखा है, यानी जो घर से हमें लिस्ट जो है वो दे रखी है, तब हमें ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसमें हम लोग कैसे निकालते थे, टोटल आउटकम्स तो नीचे रहते थे। अब टोटल आउटकम्स क्या है तुम्हारे लिए, तो यही हो गया ना, शॉप को देखना जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम लिस्ट देखोगे तो लिस्ट में जो चीज़ है वही तुम शॉप में खरीदोगे। शॉप में जो चीज़ें हैं वो तुम जरूरी नहीं है कि कोई भी रैंडम चीज़ उठाई वो तुमने खरीद ली, तुम्हें लिस्ट देखनी है। तो टोटल आउटकम्स तुम्हारे लिए जो आएंगे वो एफ से आएंगे। तो इसमें होता था एन एफ, और उसमें क्या है, जो तुम्हें पसंद है वो खरीद रहे हो और वो तुम्हें जो पसंद होगा वो एफ से ही होना चाहिए। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब ये हुआ कि दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो जो कॉमन होगा वही तुम्हारे लिए फेवरेबल होगा। ये हो गई थी हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके क्वेश्चन के लैंग्वेज से समझ में आता था कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी और फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे। ये हमने अभी तक देखा था। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज 13.2 के लिए। तो उसमें क्या होता था, ई इंटरसेक्शन एफ जो है एफ हो चुका होता था, तब हमें E/F निकालना होता था। और ये फार्मूले से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये हम लोग पहले भी पढ़ते आ चुके हैं। जैसे यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो क्या करते थे, मान लो एक डाइस है, ठीक है, डाइस है, हमसे कह रहा है, चलो डाइस नहीं एक बैग मान लेते हैं, बैग वाला एग्जांपल ज़्यादा आसान रहता है। बैग में 5 ब्लैक बॉल हैं और 6 रेड बॉल हैं, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि 2 रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है, 2 रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो पहली रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम यानी टोटल रेड बॉल कितनी है 6, फिर टोटल आउटकम्स, टोटल बॉल कितनी है 6 + 5 यानी 11। तो ये पहली रेड बॉल निकल गई। अब हमें चाहिए थी कि पहली रेड बॉल निकल चुकी है तब हमें दूसरी की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो दूसरी बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, एक बॉल तो निकल चुकी, अब रेड बॉल बची 5, अब टोटल में से भी एक कम हो गए तो 5/10, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते थे, यहां पे पी आएगा प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ये चीजें हमारी हो चुकी हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे एक बैग दे रखा होता था, उससे हमें निकालनी होती थी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे सामने रखे हैं दो बैग, मान लो दो बैग रखे हैं, एक बैग हमारा है E1, एक बैग हमारा है E2, ठीक है, दो बैग हैं। अब हमें क्या निकालना है, मान लो इसमें दे रखी हैं 5 ब्लैक बॉल, 6 रेड बॉल, और इसमें 7 ब्लैक बॉल, और मान लो 4 रेड बॉल दे रखी हैं, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब इसको थोड़ा इमेजिन करो, मान लो तुम्हारे सामने दो बैग रखे हैं, तो पहली चीज जो होगी वो तुम्हारे लिए क्या चैलेंजिंग होगी कि किस बैग को हम पहले छुएं, यानी किस बैग से हम पहले निकालें, क्योंकि रेड बॉल तो इसमें भी है, रेड बॉल तो इसमें भी है, तो तुम E1 बैग से भी निकाल सकते हो, E2 बैग से भी निकाल सकते हो, तुम्हारी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब पहले तो सिलेक्शन देखेंगे हम E1 यानी बैग का, जो कि आएगा 1/2, क्योंकि एक ही बैग एट अ टाइम छुओगे, तो 1/2 टोटल बैग 2 है। इसी तरह से E2 बैग की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/2, ठीक है। तो पहला काम क्या रहा तुम्हारा, सिलेक्शन ऑफ बैग, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने लिखी। उसके बाद में तुम रेड बॉल निकालोगे, तो यहां पे तुमने पहला बैग सिलेक्ट किया तो इतनी प्रोबेबिलिटी, पहला बैग सिलेक्ट, दूसरा बैग सिलेक्ट किया तो उस सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब तुम्हें पहले बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी लिखनी है, तो ये क्या आएगी इस तरह से, यानी पहला बैग सिलेक्ट हो चुका है, अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 6/5 + 6 11। रेड बॉल की बात कर रहे हैं, यानी ए जो है वो है हमारा रेड बॉल। इसी तरह से दूसरा बैग सिलेक्ट कर लिया तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 4/7 + 4 7 4 11 11, ठीक है। अब यहां पे एक चीज देखो, या तो इस बैग से निकलेगी या इस बैग से निकलेगी। जब भी या यानी और वाली कंडीशन आए, और वाली कंडीशन और एंड वाली कंडीशन, एंड मतलब जैसे दो बॉल निकालनी है तो 1/2, यानी पहली भी बॉल चाहिए दूसरी भी बॉल चाहिए, एंड वाली कंडीशन है, कंपलसरी है। यहां पे चॉइस वाला है, यानी इस बैग से हो या फिर इस बैग से हो, ऐसा नहीं कह रहा कि दोनों बैग से हो, ऐसा कह रहा है कि एक बॉल निकालो या तो इस बैग से होगी या तो इस बैग से होगी। तो जब और वाली कंडीशन आती है तो बीच में प्लस लगता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PA = फर्स्ट बैग सिलेक्ट किया, फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, प्लस सेकेंड बैग सिलेक्ट किया, सेकेंड बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट बैग जब हमने सिलेक्ट किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी आई 1/2 और इसकी रेड बॉल निकलने की 6/11। सिमिलरली सेकेंड बैग 1/2 और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/11। अब इसको देखो, 6 ऊपर है 4 इधर है, तो 6 + 4 10 और नीचे 2 × 11, कैंसिल कर दो 5/11। तो रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 5/11। अब सुनो, ये हो गई हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी। मतलब ये हुआ कि हमसे सिर्फ ये टास्क दिया गया कि तुम जो है एक रेड बॉल निकालो, बस इतना कह दिया। तो अब हमारे ऊपर सारा कुछ बात दारोमदार आ गया कि हमें कैसे निकालना है। तो हमने पहले पहला बैग सिलेक्ट किया, उसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, या फिर हमने दूसरा बैग सिलेक्ट किया, उसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, और फिर टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये आ गई हमारी। अब हमसे इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी। अब हमसे अगर ये कंडीशन दे दे कि वो बॉल जो है वो फर्स्ट बैग से होनी चाहिए, क्या कह दे कि फर्स्ट बैग से होनी चाहिए, तो इसको बोलेंगे बायज थ्योरम, ठीक है। तो फर्स्ट बैग से अगर प्रोबेबिलिटी निकलने की कंडीशन, यानी रेड बॉल तो मिल गई, रेड बॉल तो मिल गई, देखो रेड बॉल की निकलने की प्रोबेबिलिटी मिल गई हमें 5/11। अब ये कह रहा है कि ये जो रेड बॉल निकली है ये फर्स्ट बैग से होनी चाहिए, तो मतलब ये हो जाएगा कि रेड बॉल तो निकल चुकी है, हमें सिलेक्ट करना है फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी। तो ये आता है हमारा, यहाँ पे फर्स्ट बैग की बात कर रहा है, सिंपल है यार, ज़्यादा मुश्किल फार्मूला नहीं, याद हो जाएगा। यहाँ पे जो चीज़ दे रखी है वो हम लोग इधर लिखेंगे PE1 PA/E1 और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब PE1 × PA/E1 प्लस PE2 × PA/E2। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6/11, 6/2 × 11 मतलब अपॉन
ये हमारी टोटल कितनी आई है 5/11, ठीक है। तो 11 से 11 कैंसिल, 2 3 जा 6, 3/5। तो फर्स्ट बैग से निकले रेड बॉल, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/5। तो सिंपल यही है हमारी बायस थ्योरम। तो हमें क्या क्या करना होता है, पहले तो E1 E2 चूज करना है। अब यहाँ पे सुनो, E1 E2 यहाँ पे हमने बैग ले लिए, हो सकता है दो मशीनें हों अलग अलग, हो सकता है दो बिल्डिंगें हों अलग अलग, हो सकता है कि दो सिचुएशन हों अलग अलग। तो कभी कभी सिचुएशन भी ढूंढनी पड़ती है। अच्छा, तुम यहाँ पे क्वेश्चन जब भी पढ़ोगे ना तो तुम्हें उसमें खुद ब खुद मिल जाएगा कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। तुम्हें E1 E2 और ए, ये तीन चीजें सिलेक्ट करनी है। E1 पहली सिचुएशन, E2 दूसरी सिचुएशन, ए कॉमन चीज। तो कभी कभी क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन बड़ा सा देख लेते हैं और उसको पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि यार ये क्या ही पूछ लिया है। तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत मत करो, उसमें सिर्फ ऐसी चीज़ ढूंढो कि ये दो सिचुएशन हो सकती है। मान लो बीमारी की बात कर रहा है तो ये अगर कह रहा है कि बीमार है, कैंसर है या नहीं है, इस तरह की एक्सीडेंट की बात कर रहा है तो एक्सीडेंट किससे हुआ है, स्कूटर से हुआ या बस से हुआ। तो ये दो सिचुएशन हो गई, या तो स्कूटर से होगा या बस से होगा। हो रहा है एक्सीडेंट, यानी ए हो जाएगा एक्सीडेंट। तो इस तरह की चीज़ें निकालने की कोशिश करो, और ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। यानी आदमी जो है इस तरह से नहीं होता है। अब जैसे मैं हूँ, अगर कोई टीचर है वो किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देता है तो इसका मतलब उसने प्रैक्टिस की होती है ना। तो यहाँ पे सिंपल होता है मैथमेटिक्स, इसको उर्दू में रियाजी बोलते हैं, रियाज करना यानी बार बार प्रैक्टिस करना। अब जैसे बुक में जो हमें दे रखा है उसके हिसाब से भी समझ लेते हैं, नहीं तो कभी कई सारे बच्चों को जो है ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं कि इसमें ये बुक में सब क्या दे रखा है, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस वगैरह, ये थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इतना बड़ा सा क्या दे रखा है, ये E1 E2 E3 सब कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ें भी देख लेते हैं। देखो सैंपल स्पेस, सबसे पहले तो हमें पता है सैंपल स्पेस क्या होता है, टोटल आउटकम्स का कलेक्शन। जैसे एक हमने डाइस उछाली तो उसमें कौन कौन से आउटकम हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे अगर हम लोग सेट थ्योरी के हिसाब से मान लो ये है हमारा पूरा सैंपल, इसको जिसको हम लोग सेट थ्योरी में यूनिवर्सल सेट बोलते थे, ये है हमारा सैंपल स्पेस। अच्छा, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में अगर हम पूरे भारत को सैंपल स्पेस मान लेते हैं और उसके जो स्टेट्स हैं उनको हम लोग सेट्स मान लेते हैं, E1 E2 E3, उसके बाद में हम उनका पार्टीशन करते हैं। पार्टीशन का मतलब क्या होता है, बॉर्डर से डिवाइड करना। मान लो जो है इस तरह से ये हमने मान लो कुछ पार्टीशन कर दिया। पार्टीशन का मतलब होता है कि एक बॉर्डर से डिवाइड करना, यानी उधर वाला हिस्सा जो है वो यूपी का होगा, इधर वाला हिस्सा जो है वो बिहार का होगा। इस तरह से जो है इसको पार्टीशन बोलते हैं। तो मान लो पार्टीशन किए गए राज्यों के, तो अगर हम उन राज्यों का, जो हिंदुस्तान में जितने भी राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उनका यूनियन ले लें तो वो क्या बन जाएगा, पूरा हिंदुस्तान फिर से मिल जाएगा, यानी सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाएगा। और अगर हम दो स्टेट्स का इंटरसेक्शन लें तो क्या मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा, क्योंकि उसको बॉर्डर के जो बॉर्डर खिंचा होगा ना, जैसे इधर यूपी है इधर बिहार है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये ज़मीन यूपी की भी है और बिहार की भी है, यानी इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इसी तरह से इसमें भी हम लोग पार्टीशन लेते हैं। मान लो एस जो है वो हमारा कोई सैंपल स्पेस है, ठीक है, और हमने इस सैंपल स्पेस को पार्टीशन कर दिया E1 E2 E3 E4, या फिर इसको हम लोग EN मान लेते हैं क्योंकि हम लोग N पार्टीशन कर रहे हैं। N पार्टीशन को डिनोट तो कर नहीं सकते, ये भी एक पार्टीशन हो जाएगा, इसको हम लोग E3 मान लेते हैं, एक ये मान लो E4। इस तरह से कई सारे हमने पार्टीशन कर दिए, ठीक है। तो लेट E1 E2 EN be a partition of the सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस S, तो हमने ये पार्टीशन ले लिया सैंपल स्पेस S का। पार्टीशन का मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स E1 यूनियन E2 यूनियन EN
ये इक्वल होगा एस के, ठीक है। एंड ई आई इंटरसेक्शन ई जे इज इक्वल टू फाइव, जहाँ पर आई और जे इक्वल नहीं होने चाहिए बस। ई आई ई जे का मतलब क्या हुआ कि कोई भी हम दो सेट उठाएंगे, उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमेशा एम्प्टी सेट ही आएगा। यहाँ पे E1 E2 जो है हम लोग सेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये हमारी दरअसल सिचुएशन है, प्रोबेबिलिटी में सिचुएशन है। मान लो n सिचुएशन दे रखी हैं, मान लो n मशीन दे रखी हैं जो काम कर रही हैं, ठीक है। इस तरह से चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे एक जो चीज़ कॉमन लेते हैं A, जो हर सेट में कॉमन होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, A। जो चीज़ हमने अभी बताई थी कि E1 E2 E3 ये सिचुएशन हो गई, इन सब में A जो है वो तुम्हारा कॉमन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि अगर दो सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो उसमें जो कॉमन होता है वही आता है जो दोनों सेट में हो। ए और बी में जो कॉमन होगा वही आएगा ना। तो अगर हम मान लो लेट ए इज इक्वल टू, अगर हम ए लाना चाह रहे हैं तो हम ए का इंटरसेक्शन एस से ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमने ए इंटरसेक्शन एस लिया तो मतलब ये हुआ कि जो दोनों में कॉमन होगा वही आएगा। और कॉमन क्या होगा दोनों में, क्योंकि ए जो है वो एस के अंदर ही है, इसका मतलब ए ही आएगा, ठीक है। इस ए को हम लोग ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। एस जो है वो हमारा क्या है, ये देखो E1 यूनियन E2 डैश 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 EN, इस तरह से, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ए। अब इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ऐसा देखो यहाँ पे जो हम लोग हमेशा से ये बोलते आ रहे हैं कि यूनियन को जो है अगर लैंग्वेज में लिखते हैं तो और लिखते हैं, और न्यूमेरिकल में लिखते हैं तो एडिशन, इंटरसेक्शन एंड या फिर मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको दिमाग में मल्टीप्लिकेशन की तरह रखो तो ये इस तरह का कुछ दिखेगा ना, ए बी प्लस सी, हम 3 के लिए ले रहे हैं तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते ए बी प्लस ए सी। यानी अगर हम इसको ऐसे सोच के रखें दिमाग में कि ये हमारा जो इस तरह से, सॉरी यहाँ पे यूनियन नहीं इंटरसेक्शन, यूनियन तो हमारा प्लस होता है, तो इस तरह से था, तो हमने इसको ऐसे दिमाग में ले आए तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा देते हैं। यानी ए को हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए को हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जहाँ मल्टीप्लिकेशन है वहाँ इंटरसेक्शन, जहाँ पर प्लस है वहाँ पे यूनियन, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पे इंटरसेक्शन, इस तरह से आ जाती सिचुएशन। तो यहाँ पे भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ही लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए का मल्टीप्लिकेशन E1 के साथ, ये प्लस को दिमाग में अपने ऐसे रखो, ए का मल्टीप्लिकेशन E1 के साथ प्लस ए का मल्टीप्लिकेशन, प्लस लगाना यूनियन है, ए का मल्टीप्लिकेशन E2 के साथ प्लस ए का मल्टीप्लिकेशन E3 के साथ डैश 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 प्लस ए का मल्टीप्लिकेशन EN के साथ, ऐसे रखते हैं, ठीक है। और जब भी प्रोबेबिलिटी लेते हैं ना तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या करते हैं, जो यूनियन होता है ना उसको हम लोग ऐसे कंसीडर करते हैं प्लस की तरह। हम लोग अभी भी बता रहे हैं नंबर में जब भी आएंगे तो हम यूनियन को प्लस की तरह और इंटरसेक्शन को मल्टीप्लिकेशन की तरह, और प्रोबेबिलिटी जो है वो नंबर ही होता है, 0 और 1 के बीच का नंबर होता है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे पी ए इंटरसेक्शन E1 प्लस पी ए इंटरसेक्शन E2 प्लस डैश 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 प्लस पी ए इंटरसेक्शन EN, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का इस्तेमाल कर देंगे तो ये आ जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी E1 पी ए स्लैश E1, ऐसे लिखते हैं, पी E2 पी ए स्लैश E2 प्लस इस तरह से पी EN पी ए स्लैश EN, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे इन जनरल हम लोग लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ, चलो ठीक है यहाँ तक हम लोग कर लेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू समेशन पी ई आई इंटू पी ए स्लैश ई आई, और जहाँ पे आई हमारा क्या है 1 से n, हमने मान लिया था n पार्ट्स में हमने इसको पार्टीशन किया है, तो ये हमें मिल गया पी ए। तो मतलब क्या हुआ कि ए की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है जबकि ई आई हो चुका है और
यहाँ पे मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी जब हमारा ई आई हो चुका हो, जो कि हम अभी एग्जांपल से पीछे समझ के आए हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी। अब बायस थ्योरम क्या कहता है, देखो थ्योरम कोई भी हो, डेफिनेशन हमेशा सेम रहती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो अगर मान लो हमसे कह रहा है कि A1 तो हो चुका है, हमें निकालनी है EI की प्रोबेबिलिटी, यानी जैसे मान लो बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी जबकि A हो चुका हो, तो क्या आएगा हमारा वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PEI इंटरसेक्शन A, चाहे A इंटरसेक्शन EI लिखो चाहे EI इंटरसेक्शन A लिखो, इंटरसेक्शन में जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, यानी पहले आखिर में कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अपॉन टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं PEI इंटू PA/EI अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब ये समेसन PEI इंटू PA/EI। यहाँ पे EI हम लोग कर रहे हैं, इसको EJ कर लेते हैं क्योंकि हम लोग एक किसी एक के लिए ही तो लिखेंगे, और I यहाँ पर जो है इस तरह से। अब समझो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि इस बैग, हम लोग यहाँ पे बैग थोड़ा समझ आता है ना, बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बताओ जबकि ए हमारा आ चुका हो, इसको भूल जाओ। यहाँ पे हमसे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी होगी, ये जो रेड बॉल है ये फर्स्ट बैग से निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ये, यानी फेवरेबल आउटकम क्या है कि तुम्हें उसको फर्स्ट बैग से चाहिए है, और टोटल आउटकम्स क्या होंगे, जो उसकी रेड बॉल यानी जो भी जो है रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो नीचे रहती है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग बायस थ्योरम। क्या बोलते हैं, बायस थ्योरम। इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करो, इसको सिंपल फार्मूला याद रखो, E1 E2 निकालने की कोशिश करो और हमें बायस थ्योरम लगा देनी है। अगर किसी एक सिचुएशन के लिए पूछ रहा है, अगर टोटल पूछ रहा है तो हम लोग इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि टोटल पूछ रहा है या फिर हमसे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में पूछ रहा है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। एक बैग है जिसमें 5 जो हैं वो रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल जो है वो एट रैंडम ड्रॉन की गई। आगे कहता है इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न, उसका कलर लिखा गया और उसको बैग में दोबारा रख दिया गया। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न, तो उसके अलावा जो तुमने बॉल निकाली थी उसका कलर नोट किया, उसी कलर की 2 बॉल और रख दी। देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, उसके बाद में फिर एक बॉल निकाली रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज रेड। देखो इसने कहा सेकेंड बॉल इज रेड, इसने ये नहीं कहा कि कौन सी कंडीशन, ये पहली वाली कंडीशन से लो या दूसरी वाली कंडीशन से लो, इसका मतलब ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो हमारी जब भी टोटल प्रोबेबिलिटी या बायस थ्योरम की बात होगी तो हम उसमें 3 चीज़ें देखेंगे। एक तो E1 पहली सिचुएशन, E2 दूसरी सिचुएशन, A कॉमन चीज़। तो सिचुएशन क्या होगी, देखो इसमें जब भी हम बैग से एक बॉल निकालेंगे तो या तो वो रेड होगी या ब्लैक होगी। ऐसा तो है ही नहीं कि हम बड़े ही चमत्कारी हैं जो हम अगर हाथ डाल के निकाले तो वो रेड ही आए, है ना। तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है, E1 ये हो सकती है रेड बॉल ड्रॉन, रेड बॉल निकल के आए। दूसरी कंडीशन हो सकती है ब्लैक बॉल ड्रॉन। ठीक है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा है तो आगे लिख सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट, और ये फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी पहली बार जब हाथ डाला तो ब्लैक बॉल आ सकती है या फिर रेड बॉल आ सकती है। ए हमें क्या चाहिए, कॉमन मतलब जो चीज़ हमसे पूछ रहा है, यानी रेड बॉल ही की पूछ रहा है, यानी सेकेंड बॉल जो है वो रेड होनी चाहिए। ठीक है, अब सुनो PE1 क्या आएगा, PE1 क्या आएगा,
रेड बॉल ड्रॉन यानी फेवरेबल आउटकम जो कि कितने हैं 5, रेड बॉल है ना 5, टोटल आउटकम जो कि है 10। PE2 ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, टोटल फेवरेबल आउटकम 5 और टोटल आउटकम 10। तो ये हो गई PE1 PE2। अब देखो अगर रेड बॉल निकल के आई तो हम इसमें कितनी ऐड करेंगे, 2 रेड बॉल ऐड करेंगे। इस कंडीशन में इसमें रेड बॉल हो जाएंगी 7 और ब्लैक बॉल तो सेम टू सेम रहेंगी। लेकिन अगर ब्लैक बॉल निकाली तो हम इसमें ब्लैक बॉल ऐड करेंगे 2, तो रेड बॉल तो ऐसी ही रहेंगी 5 की 5, ठीक है, और ब्लैक बॉल हो जाएंगी 7, ठीक है। अब हमारे लिए ये 2 बैग हो गए। तो यहाँ पे PA/E1 माने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जो सेकंड बॉल है, अब दोबारा से निकालेंगे ना, पहले तो हमने निकाल ली, तो जो निकाली वो ये प्रोबेबिलिटी मिली। उसके बाद में जो बॉल हम निकाल रहे हैं उसको रख भी रहे हैं, उसके मतलब 2 बॉल रख रहे हैं, तो ये हमारी दूसरी सिचुएशन आ गई। तो सेकंड बॉल जो है वो रेड हो फर्स्ट बैग से, तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी, देखो फेवरेबल आउटकम यानी 7, टोटल आउटकम 7 5 12। सिमिलरली यहाँ पे E2 5/7 5 12 12 ये आएगी, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि वो रेड बॉल ही होनी चाहिए, सिर्फ ये कह रहा है रेड बॉल होनी चाहिए। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी टोटल वाला फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट बैग से निकाला, फर्स्ट बैग मतलब फर्स्ट सिचुएशन, और फिर ये सेकेंड सिचुएशन PE2 PA/E2। PE1 क्या आएगा 7/12 इंटू, सॉरी PE1 है 5/10, 5/10 इंटू PA/E1 है 7/12 प्लस PE2 है 5/10 इंटू 5/12। तो PA ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5, नीचे तो LCM सेम है 120 आएगा, ऊपर 7 5 जा 35 प्लस 5 5 जा 25, 35 और 25 को ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 4 2 6 60, कैंसिल कर दो तो 1/2। तो रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/2 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है, अब बैग कंटेंस 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसमें 4 रेड बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं। एन अदर बैग कंटेंस 2 रेड बॉल 6 ब्लैक बॉल। दूसरा बैग है जिसमें 2 रेड बॉल हैं और 6 ब्लैक बॉल हैं, तो इसको हमने E1 मान लिया और इसको E2 मान लिया। वन ऑफ 2 बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग। एक बैग को रैंडमली सिलेक्ट किया गया और उसमें से एक रेड बॉल निकाली गई, विच इज फाउंड टू बी रेड, और वो बॉल रेड होनी चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। देखो 2 सिचुएशन दे रखे हैं, 2 बैग दे रखे हैं, एक बैग से हमसे पूछ रहा है, इसका मतलब बायस थ्योरम है, ठीक है। बायस थ्योरम में टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे आती है और फेवरेबल वाली ऊपर आती है, सिंपल। देखो यहाँ पे पहले तो हम लोग बैग सिलेक्ट करेंगे, बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इसको हमने E1 मान लिया तो PE1 क्या आएगा, टोटल आउटकम्स नीचे आएंगे यानी 4 + 4 8, अरे यार बैग टोटल 2 ही है ना, 1/2। E1 बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी E1/2, E2 बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है। अब फर्स्ट बैग से रेड बॉल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, यानी पहला बैग सिलेक्ट हो चुका है, फिर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी अब आएगा टोटल आउटकम मतलब 8 और फेवरेबल मतलब रेड बॉल 4 है, तो यह आएगा 1/2। या अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई ना करें ना तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि हम लोग आगे कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें LCM लेना पड़ जाता है। सेकेंड बैग से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 2/8, जो कि आएगा 1/4, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है कि
पहले तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो पी ए हमारा क्या आ जाएगा, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी भी ज़रूरत नहीं है, हमसे कह रहा है कि हमें बताओ कि वो फर्स्ट बैग से है। तो हमारा क्या करते हैं हम लोग, इसका उल्टा कर देते हैं, पी ई वन स्लैश ए लिख देते हैं। जो इधर होता है इसी को हम लोग ऊपर लिखते हैं, यानी पी ई वन स्लैश पी ई वन इंटू ए स्लैश ई वन अपॉन टोटल। टोटल कैसे लिखते हैं, पी ई वन पी ए स्लैश ई वन प्लस पी ई टू ए स्लैश ई टू, ये आ गया। अब पी ई वन ये क्या आएगा, 1/2, ए स्लैश ई वन 1/2, पी ई वन 1/2, ए स्लैश ई वन 1/2 प्लस पी ई टू, यहाँ पे ई टू बोल दिया हमने, ई वन के बोल रहा था, पी ई टू आएगा 1/2, पी ए स्लैश ई टू आएगा 1/4। देखो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 1/4 और नीचे आ जाएगा 1/4 प्लस 1/8। 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा पी ई वन स्लैश ए इज इक्वल टू, 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 1, जो कि आएगा 2/3 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन को जो है ना सबसे पहले पढ़ो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, कुछ नहीं उसमें से अभी कोई चीज़ें डायरेक्ट नहीं उठानी है, E1 E2 ए कुछ भी नहीं उठाना है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है कि वो कहे क्या रहा है। ठीक है, ऑफ द स्टूडेंट इन कॉलेज इट इज़ नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल। एक कॉलेज में 60% जो बच्चे हैं वो हॉस्टल में रहते हैं। ठीक है, की पॉइंट्स लिख लो, 60% इन हॉस्टल एंड 4% आर डे स्कॉलर। 4% बोल रहा हूँ, 40% और डे स्कॉलर। डे स्कॉलर का मतलब है जो हॉस्टल में रुकते नहीं है, बस दिन में आके पढ़ते हैं और चले जाते हैं। प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्टेड दैट 30% ऑफ स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेंड ए ग्रेड। यानी पिछले साल का रिजल्ट था कि उसमें 30% जो बच्चे हैं हॉस्टल के उन्होंने ए ग्रेड ली है। 20% ऑफ डे स्कॉलर अटेंड्स ए ग्रेड, और डे स्कॉलर में 20% बच्चे हैं जिन्होंने ए ग्रेड ली है इन दियर एनुअल एग्जामिनेशन। तो ऐसे समझो एक एग्जामिनेशन हुआ एनुअल वाला, उसमें जो है 30% रिजल्ट आया हॉस्टल के जो ए ग्रेड लाए हैं और 20% आया डे स्कॉलर के जो ए ग्रेड लाए हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज ए ग्रेड। तो एक स्टूडेंट को चूज किया गया। अब यहाँ पे कंडीशन नहीं है, यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि वो जो है हॉस्टलर है या डे स्कॉलर है, उसने सिर्फ ये कहा है कि कॉलेज से चूज किया गया है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज हॉस्टलर। अब यहाँ पे कॉलेज से एक स्टूडेंट चूज किया गया और वो हमारा हॉस्टलर होना चाहिए। तो अब जो की पॉइंट्स हैं वो लिखो। यानी पहले तो ये देखो पूछ क्या रहा है। अगर हम लोग E1 मान लेते हैं, सिचुएशन 2 है। पहला E1 सिचुएशन क्या है, इधर लिखते हैं। E1 सिचुएशन क्या है, हॉस्टलर। E2 सिचुएशन क्या है, डे स्कॉलर। ठीक है। ए हमारा क्या है, ए ग्रेड। जो कॉमन है वो क्या है, ए ग्रेड, क्योंकि ए ग्रेड ही के निकालना है। ठीक है, हमसे जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है कि हॉस्टलर होना चाहिए और उसकी ए ग्रेड होनी चाहिए, यानी ये पूछ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हमें चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो पहले तो PE1 देखना है। PE1 का मतलब हॉस्टल की प्रोबेबिलिटी 60% दे रखा है, परसेंट को हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। PE2 क्या दे रखा है, 40/100। ठीक है, और PA/E1 की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या आएगा हमारा, यानी ए ग्रेड वाले हों हॉस्टलर, तो ए ग्रेड वाले हॉस्टलर कितने हैं, 30%। इसी तरह से ए ग्रेड वाले डे स्कॉलर कितने हैं, 20%। अटेंस ए ग्रेड इन दियर एट द एंड ऑफ। हाँ, तो अब हमें निकालना क्या है, PE1/A। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, सिंपल फार्मूला लगाओ। PE1
इंटू पी ए स्लैश ई वन अपॉन पी ई वन इंटू पी ए स्लैश ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए स्लैश ई टू। अब यहाँ पे देखो सबके नीचे 100 है और सबके ऊपर एक जीरो एक्स्ट्रा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक जीरो को कैंसिल कर देंगे ताकि डिनोमिनेटर जो है वो सेम सेम हो जाए। ठीक है, जब सेम सेम हो जाएगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो पहली सिचुएशन में यानी 6/10 इंटू 3/10 डिवाइडेड बाई 6/10 इंटू 3/10 प्लस 4/10 इंटू 2/10। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ जाएगा पी ई वन ए, सारे के नीचे 10 इंटू 10 है यानी 100 है, तो एलसीएम लेके कैंसिल कर देंगे। तो ऊपर बचेगा 6 3 जा 18, यहाँ पे बचेगा 6 3 जा 18 प्लस 4 2 जा 8, 18/18 प्लस 8 कितना होगा 26। तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या आएगा, 2 से पहले डिवाइड करते हैं, 2 9 जा 18, 2 30 जा 26, तो 9/13 आ जाएगा। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई कि ए ग्रेड लाने बच्चे की जो कि हॉस्टलर है। ये हमारा आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। वही रूल, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, बाद में हमें सिचुएशन जो है देखनी है। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट क्वेश्चन हो रहा है, उसका आंसर देना है। आ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेस। देखो यहाँ पे जो भी चीज़ दे रखी है वो आइडियल सिचुएशन है। एक सिचुएशन ऐसी होती है ना कि हमें आंसर पता है लेकिन फिर भी वो गलत हो गया है ना, और हो सकता है कि वो क्वेश्चन गलत हो या हमारा कॉन्फिडेंस गलत हो। तो दो सिचुएशन हो, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा है ये आइडियल सिचुएशन है, यानी अगर तुम्हें आंसर पता है तो वो सही ही है। ठीक है, ना तो क्वेश्चन गलत है और ना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस। और अगर तुम गेस कर रहे हो तो गेस करने में हाँ हो सकता है कि सही हो जाए गलत हो जाए, है ना। लेट 3/, बी द प्रोबेबिलिटी दैट नोज द आंसर, यानी प्रोबेबिलिटी 3/4 है कि तुम्हें आंसर पता है। द आंसर एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस, और 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर को गेस कर रहा है। ठीक है, आगे कहता है एज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4। तो यहाँ पे कह रहा है कि एज्यूम कर लिया कि अगर स्टूडेंट ने कोई आंसर गेस किया है, ठीक है, तुक्का मारा है, और उस आंसर के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। तो यहाँ पे अब चीजें उठाओ, देखो हमें जो दे रखा है वो क्या किस चीजों पे जो है बात चल रही है। एक तो ये है कि उसे आंसर पता है, दूसरा ये है उसे आंसर गेस किया है, क्योंकि दो ही सिचुएशन है। एक E1 सिचुएशन है नोज द आंसर, E2 सिचुएशन है गेस द आंसर, गेस द आंसर। दोनों सिचुएशन हो गई। तो अगर, अच्छा एक और चीज है, ए जो कॉमन होती है करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, यानी जो हमें चीज कॉमन दिख रही है वो है करेक्ट आंसर, यानी बस हमें आंसर करेक्ट मिलना चाहिए, बाकी हमें उससे लेना देना नहीं है। और हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट। ये हम लोग एक्सरसाइज 1 में भी करके आए हैं कि अगर गिवन दैट होता है तो वो बाद में आता है। गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, तो हमसे जो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, यानी E1 गिवन क्या है ए, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो PE1 क्या आएगा, PE1 मतलब नोज द आंसर, तो आंसर पता होने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है 3/4 दैट ही नोज द आंसर। और E2 गेस करने का 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस 1/4। ये हमें E1 और E2 दे रखा है। अब हमें जो निकालना होता है वो निकालना होता है PA/E1, यानी आंसर करेक्ट हो और उसे आंसर पता हो। अच्छा एक और चीज हमने फिर बताया ना
कि यहाँ पे जो है आइडियल चीज़ है, यानी अगर उसे आंसर पता है तो वो करेक्ट ही है, और अगर गेस कर रहा है तब हो सकता है कि उसे जो है गलत हो जाए या सही हो जाए। तो यहाँ पे ये जो आएगी आएगी 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, जबकि आंसर उसे पता है। तो जब आंसर उसे पता है तो वो करेक्ट ही होगा, यानी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। PA/E2 यहां पे हमसे कह रहा है कि आंसर के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, जबकि आंसर उसने गेस किया है। तो यहां पे निकल सकती, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओ कि उसने आंसर गेस किया है, तो अब गेस किया है तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ होगी। तो वो हमें दे रखी है। वो क्या दे रखी है? एज्यूमिंग दैट द स्टूडेंट हु गेसेस द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4। वो है 1/4। ठीक है, हमें जो पूछा है वो पूछा है ये। तो PE1/A इज इक्वल टू PE1 इंटू PA/E1 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। ये है ना। अब देखो PE1 कितना दे रखा है? 3/4, A/E1 1। PE1 क्या दे रखा है हमारा? 3/4 इंटू 1 प्लस E2 दे रखा है 1/4 इंटू 1/4। देखो PE1/A ये हमें निकालना है। तो क्या आएगा? 3/4 अपॉन 3/4 प्लस 1/16। तो एलसीएम हमारा 16 आएगा। 16 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जब 16 से 16 4 4 जा 16, हाँ सही तो है। तो 16 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा 4 कर ही देते हैं, नहीं तो थोड़ा सा शॉर्टकट करने के चक्कर में जो है गलत हो जाता है। 16 से मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में ऊपर नीचे कर दिया। तो यहाँ पे 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 से 16 कैंसिल, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस 1 यानी 12/13, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसको पहले पढ़ते हैं अच्छे से। क्या कह रहा है? अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिसीज। ये एक मशीन की बात कर रहा है जो 99% सही डिटेक्ट करती है। सही डिटेक्ट मतलब अगर डिसीज है तो वो हाँ बताएगी, अगर नहीं है तो ना बताएगी, यानी ये जो कंडीशन है ये 99% है। ठीक है। व्हेन इट इन फैक्ट प्रेजेंट when it is in fact present, however the test also yields a false positive result for 0.5% of healthy person tested। मान लो कोई हेल्दी पर्सन है यानी जिसको बीमारी नहीं है, उसने अगर टेस्ट कराया तो 0.5% ऐसा होता है कि वो पॉजिटिव दिखा देता है। यानी मैं हूँ, जैसे मान लो मुझे कोरोना नहीं है, लेकिन जब हमने टेस्ट कराया तो वो कोरोना पॉजिटिव आ गया। तो ऐसी कंडीशन कितने परसेंट है? 0.5%। ठीक है। ये ब्रैकेट में हमें वही चीज लिख के दे दी है, दैट इज इफ अ हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन विद प्रोबेबिलिटी 0.05। विद प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज को अगर प्रोबेबिलिटी में लिखना होता है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा। द टेस्ट विल बी इम्प्लाई ही हैज डिसीज। तो ये हमारा इसका पूरे का मतलब ब्रैकेट में लिख दिया है। इफ 0.1% ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअल हैज डिसीज, तो किसी सोसाइटी में 0.1% पॉपुलेशन जो है उसको सचमुच बीमारी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिसीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो हम लोग अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें से हम लोग क्या क्या चीजें निकालते हैं? E1 E2 A, E1 E2 A, और यही निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है कई सारे बच्चों को। तो यहां पे हम लोग कभी कभी क्वेश्चन से ही देख सकते हैं कि हमें क्या मिल सकता है E1 और E2 और A। वो यहां पे हम लोग देखेंगे लास्ट में। देखो यहां पे क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज डिसीज
गिवन दैट हिज टेस्ट इज पॉजिटिव, गिवन दैट हिज टेस्ट इज पॉजिटिव, ये तो हमें पता है कि ए हमारा बाद में आता है जब हम लोग बायस थ्योरम लगाते हैं। यहाँ पे हमारा बस ये है कि E1 आता है या E2 आता है। तो यहाँ पे कह रहा है हैज़ डिसीज, तो हम लोग मान लेते हैं इसको E1, ठीक है। ये चीज़ हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ पे हम इसी से देख सकते हैं कि ए क्या होगा। ए हमारा मतलब पॉजिटिव टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट, यानी जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आना चाहिए, या ऐसे लिख सकते हैं रिजल्ट पॉजिटिव या पॉजिटिव टेस्ट, या फिर पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा सही है। उसके बाद में यहाँ पे E1 जो हो जाएगा वो एक्चुअल डिसीज, एक्चुअल डिसीज, एक्चुअल डिसीज, यानी उसको सचमुच डिसीज है। E2 हो जाएगा एक्चुअल डिसीज नहीं है, पर्सन हैज नो डिसीज। तो ये E1 E2 दो सिचुएशन मिल गई। अब वही चीज़ है, हम लोग PE1 लिखेंगे। अब हमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं। PE1 एक्चुअल डिसीज, कितने लोगों को डिसीज है, तो यहाँ पे देखो इफ 0.1% ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअल हैज डिसीज, वो कितना है 0.1%, यानी 100 से डिवाइड करेंगे, परसेंट का मतलब 100 से डिवाइड करेंगे। PE2, PE2 क्या आएगा, देखो इसने PE2 नहीं दे रखा है। जाहिर है अगर कोई सोसाइटी, आइडियल कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि एक पर्सन है उसकी रिजल्ट तो पॉजिटिव आ रहा है मगर उसको डिसीज नहीं है, या फिर वो दिखने में हेल्दी लगता है और उसको डिसीज है, तो इस तरह की सिचुएशन नहीं है। यानी या तो डिसीज है या तो नहीं है। तो अगर डिसीज इतने परसेंट लोगों को है तो डिसीज कितने लोगों को नहीं होगी, वो है 1 - 0.1/100, इतने ही लोग होंगे जिनको डिसीज नहीं होगी। मल्टीप्लाई कर दो, 100 में से 0.1 जाएगा तो 99.9/100 आ जाएगा PE2। अब PA/E1, A/E1 क्या आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट देता है अगर डिसीज है, यानी मशीन की बात हो रही है, तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है अगर डिसीज है। तो ये कितना है 99%, 99% मशीन जो है वो सही सही दिखाती है, अगर डिसीज है तो पॉजिटिव दिखाती है। PA/E2 मतलब कि डिसीज का जो पॉजिटिव रिजल्ट देता है लेकिन उसको बीमारी नहीं है, यानी उसकी एरर बता रहा है। और एरर कितनी दे रखी है हमें 0.5%, 0.5/100, ठीक है। हमें निकालना है ये। अब हमें चार चीज़ें मिल गई तो इसको हम लोग डायरेक्टली फार्मूला बना के लिख देंगे। PE1 इंटू PA/E1 अपॉन PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 PA/E2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे सारी वैल्यू रख दो। तो PE1 हमारा क्या दे रखा है 0.1/100, PA/E1 क्या दे रखा है 99/100 अपॉन 0.1/100 इंटू 99/100 प्लस E2 क्या दे रखा है 99.9/100 इंटू ये कितना दे रखा है 0.5/100, ठीक है। ये आ जाएगा PE1/A, ये आएगा। तो ये कितना आएगा देखो, यहाँ पे सबके नीचे 100 इंटू 100 है तो ये हट जाएगा। तो ये आएगा ऊपर 0.1 को अगर 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.9 आ जाएगा। ये आएगा 9.9 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 5 ज़ा 45, 45, 45 के 5 बचा 4, 5 9 ज़ा 45, 45 में 4 ऐड करेंगे तो 49, फिर बचा 4 और 5 9 ज़ा 45 में 4 ऐड करेंगे तो 49। कितने नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट के बाद एक नंबर इधर है, पॉइंट के बाद एक नंबर इधर है, तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लग जाएगा। इस तरह से हम लोग ऐड कर लेते हैं। यह आएगा 9.9 अपॉन, ऐड कर लो, देखो इसको 0 मान लो,
5 9 9 8 18, 18 का 1 8 1 बचा, 9 9 18, 18 का 18 प्लस 1 19, 19 का 9 1 बचा, 4 प्लस 1 5, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा देंगे ताकि पॉइंट हटा सकें, तो ये आ जाएगा 990/5985। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे भी लास्ट में ज़ीरो है, यहाँ पे लास्ट में 5 है, इसका मतलब दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5, 4 बचेगा 49, 5 9 ज़ा 45, फिर 4 बचेगा, 5 5 8 ज़ा 40, ये आ गया। और इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 4 इधर जाएगा 48, 5 9 ज़ा 45, 5 7 ज़ा 35, ये आ गया। अब 3 से डिवाइड हो रहा है, देखो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 18, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 7 18, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 ज़ा 9, 2 बचेंगे तो हो गया 29, 3 9 ज़ा 27, फिर बचेंगे 2, तो फिर 3 9 ज़ा 27। सिमिलरली यहाँ पे 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18। अब 3 से और डिवाइड हो रहा है तो फिर और भी डिवाइड कर लेंगे, कैलकुलेशन अपने हाथ में, जैसे चाहो कर लो। 3 2 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 16, और ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, अब नहीं होगा, तो 22/133 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा है, देयर आर 3 कॉइन्स, 3 कॉइन हैं, वन इज अ 2 हेडेड, एक कॉइन है जिसके दोनों तरफ हेड हैं, बोथ आर हेड। यहां पे दूसरी कॉइन है, एन अदर इज अ बाइज्ड कॉइन, बाइज्ड कॉइन मतलब एक तरफ ज्यादा झुकाव है, तो बाइज्ड कॉइन का मतलब ये होगा या तो हेड ज्यादा आ रहा होगा या टेल ज्यादा आ रहा होगा, है ना। दैट कम्स अप हेड 75%, 75% हेड, मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसा कॉइन में वजन एक तरफ होगा कि जब भी उसे उछालते हैं तो 75% हेड ही आता है, यानी 100 में 75 बार हेड आता है ऑफ द टाइम। एंड थर्ड इज एन अनबाइज्ड कॉइन, ये है हमारी अनबाइज्ड कॉइन। ठीक है, अनबाइज्ड मतलब रैंडम आता है, यानी अगर उछाला तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो यहां पे इसको हम मान लेते हैं E1 सिचुएशन, इसको मान लेते हैं E2 सिचुएशन, और इसको मान लेंगे E3 सिचुएशन। 3 सिचुएशन दे रखी है। आगे कहता है वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड, ये 3 कॉइन रखी हुई हैं और किसी ने आंख बंद करके एक कॉइन उठा ली और उसको टॉस किया। इट शोज हेड, इसमें हेड आ रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2 हेडेड कॉइन, तो यहां पे हमसे बेसिकली ए जो दे रखा है वो दे रखा है हेड। क्या दे रखा है, हेड। कॉमन जो चीज बात हो रही है, टेल की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है, तो हर जगह हेड हेड की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमें कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है कि ए जो है वो हेड है। सारी चीजें मिल गई। P1 क्या आएगा, देखो दोनों तरफ हेड है, तो इसका मतलब क्या होगा 1, क्योंकि जब तुम उछालोगे तो वो तो हेड ही आएगा, चाहे कैसे भी उछालो दोनों तरफ हेड है। यहां पे Pe2 क्या आएगा, Pe2 मतलब 75% है, तो परसेंट के हिसाब से है तो 75/100। Pe3 क्या आएगा, बायस्ड कॉइन है तो टोटल आउटकम यानी हेड और टेल कुछ भी आ सकता है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अच्छा, यहां पे हमने एक चीज गलत कर दी, वो गलत ये कर दी कि हमें E1 जो दे रखा है वो कॉइन दे रखी है, E2 जो है वो ये कॉइन दे रखी है, E3 जो है वो ये कॉइन दे रखी है, यानी हम जो Pe1 निकाल रहे हैं वो हेड की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे। हेड की तो तब हम निकालेंगे जब A/E1 निकालेंगे। वो है इन 3 में से हम कॉइन को कैसे सिलेक्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने कहा था ना कि पहले बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे कॉइन सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। ये चीज थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, कभी कभी गलत हो जाता है। अच्छा, ये चीज गलती हम पकड़ भी लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, लेकिन जब हम आगे चले A/E1 पे तो हमें याद आया कि A/E1 तो यही सारी चीजें हैं, ये जो चीजें हमने लिखी हैं ये A/E1 है, तो फौरन हमारे हिट कर जाएगा कि हम पहले कॉइन सिलेक्ट करेंगे। तो कॉइन सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3। टोटल 3 है, एक सिलेक्ट किया। E2 क्या आएगा, 1/3। E3 क्या आएगा, 1/3। तो गलती होती है,
एग्ज़ाम में भी होती है, लेकिन जो है थोड़ा सा काम डाउन बन के रहना है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे हमें निकालना है A/E1, है ना, PA/E1। ये अब हमारी जो हमने चीज़ें यहाँ पे लिखी थी यही हमारी जो है A/E1 है। तो ये क्या आएगा 1 PA/ हेड आने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम सेकेंड क्वाइन 75%, यानी 75/100 PA/E3, ये आएगा 1/2। ठीक है, हमें क्या चाहिए है, देखो इट शोज हेड, यानी हेड आ रहा है, ये गिवन दैट होता है, जो चीज आ रही है वो आ चुकी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड कॉइन, टू हेडेड कॉइन यानी पहले का सिलेक्शन। तो PE1 और हेड आ चुका है, E1/A पूछ रहा है, तो ये आएगा हमारा E1 की बात कर रहा है तो E1 वाला चीज ऊपर रहेगी, PE1 इंटू PA/E1 अपॉन PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3, इस तरह से। ठीक है, अब यहां पे सारी वैल्यू रख दो। तो PE1/A ये क्या आएगा, PE1 हमें दे रखा है 1/3 और ये दे रखा है 1, ये आ जाएगा 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 75/100। इसको डिवाइड कर सकते हैं 25 से, 25 3 75, 25 चौको 100। ठीक है, ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाए, क्योंकि सारी चीज़ें नीचे लगभग अलग अलग दे रखी हैं तो हमें जो है एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। PE3 क्या दे रखा है 1/3 और ये आएगा 1/2, तो ये ऊपर हो जाएगा 1/3, ये आएगा 1/3 प्लस 1/4 3 जा 12, 3 2 जा 6, तो 3 6 12, इनका एलसीएम लोगे तो 12 ही आएगा। तो 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब ऊपर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 4 जा 12, यहाँ पे 3 4 जा 12, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 4/4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसीलिए कैलकुलेशन को कभी जो है शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए। देखो क्या गड़बड़ कर दी हमने, 1/3 तो है, ये 3/4 है, तो हमने मल्टीप्लाई किया, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 3 भी तो आएगा, यहाँ पे जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 रह जाएगा, और 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, तो 4/9 ये हमारा आंसर आएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या दे रखा है, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स, 6000 ट्रक ड्राइवर। The probability of accident are 0.01, 0.03 and 0.15 respectively. One of the insured person meets with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करने से पहले जो पहला काम होता है वो होता है क्वेश्चन को पढ़ना, वो भी अच्छे से। ठीक है, ताकि और उसको फिर विजुअलाइज करना कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक इंश्योरेंस कंपनी है जो जिसमें 2000 ड्राइवर स्कूटर के हैं, 4000 ड्राइवर किसके हैं, कार के, और 6000 ड्राइवर ट्रक के हैं। यानी टोटल ड्राइवर कितने हो जाएंगे, 6 4 10 2 12, यानी 12000 ड्राइवर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होता है कार ड्राइवर स्कूटर ड्राइवर जो करता है वो कितना करता है 0.01, कार ड्राइवर कितना करता है 0.03, ट्रक ड्राइवर करता है 0.15, यानी सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट कर रहा है वो कर रहा है ट्रक वाला, रात में बड़ा खतरनाक हो जाता है। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, तो जो एक्सीडेंट हुआ है वहां पर जो पर्सन मिला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एक स्कूटर ड्राइवर हो। तो हमसे जो पूछ रहा है उसको देखो, स्कूटर ड्राइवर, तो हमारे पास 3 सिचुएशन है। पहली स्कूटर ड्राइवर, दूसरी कार ड्राइवर, तीसरी ट्रक ड्राइवर। ट्रक ड्राइवर
ए जो है वो है कॉमन, और सब में कॉमन क्या है? एक्सीडेंट, एक्सीडेंट्स, ये चीज हमारी कॉमन है। अब देखो सारी चीजें मिल गई। हमें क्या चाहिए होता है? हमसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, यानी स्कूटर ड्राइवर से एक्सीडेंट हुआ। तो एक्सीडेंट तो हो चुका है, यानी ए हो चुका है, पूछ रहा है E1, तो हमसे ये चीज पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले PE1 चाहिए होगा। PE1 क्या होगा? स्कूटर ड्राइवर्स कितने हैं फेवरेबल आउटकम्स, यानी 2000, टोटल आउटकम कितने हैं? 12000, टोटल ड्राइवर है 12000, 2000 12000, तो यह आ जाएगा 2/12। PE2 क्या आएगा? कार ड्राइवर, टोटल कार ड्राइवर हैं 4000 और टोटल ड्राइवर हैं 12000, तो यह आ जाएगा 4/12। PE3 ट्रक ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर है 6000, टोटल ड्राइवर हैं 12000, तो यह आ जाएगा 6/12। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर, तो स्कूटर वाले से एक्सीडेंट होता है, यानी स्कूटर हमें दे रखा है, एक्सीडेंट की निकालनी है, तो PA/E1 दे रखा है 0.01, PA/E2 ये दे रखा है 0.03, PA/E3 ये दे रखा है 0.15। ये सारी चीज़ें हमें क्या कर रखी हैं? दे रखी हैं। अब देखो हमें जो फाइंड करना है PE1/A, जो कि हमारा किसके इक्वल आएगा? PE1 इंटू PA/E1 अपॉन PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। PE1 रख दो, PE1 होगा 2/12 इंटू ये आएगा 0.01 अपॉन 2/12 इंटू 0.01 प्लस 4/12 इंटू 0.03 प्लस 6/12 इंटू 0.15, ये चीज़ें हमें दे रखी हैं। नीचे हर जगह 12 है तो 12 तो हटा दो, तो ऊपर आ जाएगा 0.02, ये आएगा 0.02 प्लस 0.43 12 प्लस 15 छक्का 90, तो यह आएगा 0.90। सबको ऐड कर दो, 0.02 अपॉन क्या आएगा? 0 + 2 2, 2 + 2 4, 9 + 1 10, 10 + 0 10, 10 का 0 लिख दो, यानी पूरा 10 लिख दो। पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो ये लगा दो, पॉइंट हटा दो, तो यह आ जाएगा 2/104, डिवाइड कर दो 1/52, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। पहला काम क्या है? प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। क्या दे रखा है क्वेश्चन? अ फैक्ट्री हैज 2 मशीन्स A एंड B, 2 मशीन है। पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट मशीन A प्रोड्यूस्ड 60% ऑफ द आइटम ऑफ आउटपुट एंड मशीन B प्रोड्यूस्ड 40% ऑफ द आइटम। A मशीन जो है वो 60% आइटम प्रोड्यूस करती है और B मशीन जो है वो 40% आइटम प्रोड्यूस करती है। यानी जो फैक्ट्री है उसमें 2 मशीन लगी हैं, 2 मशीन लगी हैं और उस फैक्ट्री से जो भी आइटम आता है वो आइटम A मशीन 60% प्रोड्यूस करती है और B मशीन 40% प्रोड्यूस करती है। समझ आया? मतलब एक फैक्ट्री है, मान लो उसमें से 100 प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो 100 प्रोडक्ट में से 60 प्रोडक्ट मशीन A ने दिए होंगे और 40 प्रोडक्ट मशीन B ने दिए होंगे। फर्दर 2% ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड बाई A एंड 1% प्रोड्यूस्ड बाई B वर डिफेक्टिव। ठीक, यानी A मशीन जो है वो 1% प्रोड्यूस करती है डिफेक्टिव और B मशीन जो है A मशीन जो है वो 2% डिफेक्टिव प्रोड्यूस करती है और B मशीन 1%। ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू 1 स्टॉक पाइल्स एंड देन 1 आइटम इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस एंड इज फाउंडेड टू बी डिफेक्टिव। तो यहाँ पे सारे आइटम्स को जो है वो किसी बॉक्स में रख दिया गया है
और उसमें से एक आइटम हमने निकाला और हमसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो डिफेक्टिव हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, और वो जो आइटम है वो मशीन बी से प्रोड्यूस होना चाहिए। अच्छा, इतना लंबा सारा हमने क्वेश्चन पढ़ा तो ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा कि पहले ये निकालो वो निकालो, कैसे निकलेगा, ये सब चीज़ें टेंशन देती है ना। प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं करना होता है, हमें सिर्फ E1 E2 ए लिखना होता है बस। तो यहाँ पे E1 जो है वो क्या है, आइटम प्रोड्यूस्ड बाई ए, आइटम प्रोड्यूस बाई ए। E2 है आइटम प्रोड्यूस बाई बी। तो ये हमारे E1 और E2 हो गए। ए जो है वो होगा हमारा कॉमन हमारी जो चीज़ चल रही है वो चल रही है डिफेक्टिव आइटम, डिफेक्टिव आइटम। तो डिफेक्टिव आइटम है हमारा ए। ठीक है, अब देखो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा PE1। PE1 क्या होगा, P1 मतलब आइटम प्रोड्यूस्ड बाई ए। तो ए कितना प्रोड्यूस करता है, 60%। परसेंट को प्रोबेबिलिटी में लिखते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। PE2 क्या आएगा, 40%, यानी 40/100। तो E1 मशीन यानी ए मशीन से डिफेक्टिव आइटम कितना प्रोड्यूस होता है, डिफेक्टिव आइटम फ्रॉम मशीन ए क्या दे रखा है, 2%, यानी 2/100। PA/E2 ये कितना दे रखा है, 1/100। मशीन बी वर डिफेक्टिव। ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वगैरह वगैरह, ये हमें पूरा सब नहीं पढ़ना है, हमें ये चीज 4 चीजें मिल गई। अब हमें सिंपल जो चीज पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। तो मशीन बी वाली सिचुएशन क्या है, E2। तो मतलब हमसे E2/A पूछ रहा है, सिंपल। तो ऊपर E2 वाला लिखेंगे, PE2 इंटू PA/E2 अपॉन PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। ठीक है, अब यहां पे ये क्या हो जाएगा, PE2 हो जाएगा 40/100 इंटू ये आ जाएगा 1/100 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 60/100 इंटू 2/100 प्लस 40/100 इंटू 1/100। ये आ जाएगा PE2/A। ये आएगा हमारा, देखो नीचे 100 इंटू 100 है, यानी सबको हम ये काट सकते हैं इस तरह से ऊपर वाले से। तो ऊपर बचेगा 40 अपॉन नीचे क्या बचेगा, 6 2 जा 120, 40 ऐड कर दो 40/12 4 16, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो PE2/A आएगा 1/4। क्या आएगा, 1/4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने का पहला तरीका, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। 2 ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्शन ऑफ कॉरपोरेशन। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने के लिए 2 ग्रुप कंपटीशन कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटीज दैट द फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप विल विन 0.6 0.4 रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.6 और दूसरे की 0.4। फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। अगर पहला ग्रुप जीता तो जो नया प्रोडक्ट आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7, और अगर दूसरा ग्रुप जीता तो प्रोबेबिलिटी जो है न्यू प्रोडक्ट आने की वो है 0.3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई द सेकेंड ग्रुप। कभी कभी लास्ट वाली जो लाइन है ना, यही चीज हमें बता देती है कि हमारा E1 क्या होगा, E2 क्या होगा और A क्या होगा। तो पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ा, तो पूरे क्वेश्चन में एक तो 2 ग्रुप की बात हो रही है, दूसरी चीज ये है न्यू प्रोडक्ट की। अब यहां पे इसने लाके कंफर्म कर दिया कि E1 और E2 क्या होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई द सेकेंड ग्रुप। तो हमारा ये हमेशा इधर तो A ही आता है, यहाँ पे E1 E2 कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे सेकेंड ग्रुप की बात कर रहा है तो हम उसको E2 मान लेते हैं। तो बेसिकली हमसे ये पूछ रहा है, तो जब ये पूछ रहा है तो इसका मतलब E1 हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट ग्रुप,
और E2 क्या आ जाएगा, सेकेंड ग्रुप। ए क्या आ जाएगा, न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट। तो PE1 जो कि हमें दे रखा है वो क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप, फर्स्ट दे रखा है PE1 यानी 0.6, PE2 ये क्या दे रखा है 0.4। ठीक है, अब यहाँ पे PA/E1 चाहिए होता है, तो वो हमारा क्या दे रखा है कि न्यू प्रोडक्ट E1 द्वारा आएगा वो है 0.7, न्यू प्रोडक्ट E2 द्वारा आएगा वो है 0.3। हमसे कह रहा है PE2/A फाइंड करो, तो ये आएगा PE2 इंटू PE2/A अपॉन PE1 इंटू PE1/A प्लस PE2 इंटू PE2/A। ये आ गया, सारी वैल्यू रख दो। तो PE2 हमारा क्या है 0.4 इंटू 0.3, PE1 है 0.6 इंटू 0.7 प्लस 0.4 इंटू 0.3। ये हो गया। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A, ये आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 तो 0.12, ये आ जाएगा 6 7 ज़ा 6 48, नहीं 6 42, 6 7 ज़ा 42, 0.42 और प्लस 0.12, ये आ गया। ऐड कर दो 0.12, इनको ऐड करोगे 2 2 4, 4 + 1 5, 0.54, पॉइंट हटा दो, 12/54 डिवाइड कर दो। डिवाइड हम लोग किससे कर सकते हैं, 12 से ही डिवाइड कर सकते हैं। 12 × 12 = 24, 12 × 5 12 चौक 48, तो 12 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड कर देते हैं। 6 2 ज़ा 12, 6 नाम 54, 6 9 ज़ा 54, तो 2/9 आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्या दे रखा है, सपोज आ गर्ल थ्रो आ डाई। हमने सपोज करा कि एक लड़की जो है वो एक डाई को थ्रो करती है। इफ सी गेट्स 5 और 6, या तो अगर डाई पे 5 या फिर 6 इन दो में से कुछ आ गया, सी टॉस्ड आ कॉइन 3 टाइम्स। मतलब ऐसे समझो कि एक डाइस है, ठीक है, उस डाइस को थ्रो किया गया, तो जब थ्रो किया गया तो उस पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो अगर 5 और 6 आया तो वो किसको थ्रो करती है, एक कॉइन को। टॉस कॉइन 3 टाइम्स, 3 टाइम्स जब टॉस करेगी तो उसकी सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, वो होंगे 8। आगे कहता है इफ सी गेट्स 1 2 3 4, सी टॉसेज अ कॉइन वंस। अगर मिला उसे 1 2 3 और 4 तो वो वंस, तो एक बार कॉइन टॉस करती है। सी टॉसेज अ कॉइन वंस एंड नोटेड वेदर अ हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड। पहले उसने जब कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल जो भी आया उसने नोट कर लिया। इफ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रो 1 2 3 4 विद द डाई। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, लेकिन इसको अगर हम समझें, देखो एक डाई है और एक कॉइन रखी है, रिलेट करके देखा करो, ठीक है। एक डाइस रखा है, एक कॉइन रखा है, तो डाइस को पहले फेंका, तो जब डाइस को फेंका तो अगर उसके ऊपर 5 और 6 आया तो फिर हमने कॉइन उठाई, तो जब कॉइन उठाई तो उस कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया। तो जब 3 बार टॉस करेंगे तो जो चीज़ें आएंगी उसको नोट करना है। नोट कैसे करेंगे, जब 3 बार उछालेंगे तो उसका जो सैंपल स्पेस आएगा वो पहले हम लोग सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, टी 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 टी, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। फिर हेड हेड टेल टेल, फिर हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ये हमारे टोटल आउटकम्स आएंगे, ठीक है।
उसके बाद में कहता है कि अगर उस डाइस पे 1 2 3 4 इनमें से कुछ आया तो उसने जो है सिक्के को एक ही बार टॉस किया। जब एक बार टॉस करेंगे तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, अब यहां पे कहता है इफ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन हेड, यानी उसको एग्जैक्टली एक हेड मिलता है, एग्जैक्टली एक हेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रो 1 2 3 4 विद द डाई। तो सबसे पहले तो हमें एक हेड निकालना पड़ेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये है कि बायस थ्योरम, यानी वो जो सिचुएशन है वो ये वाली होनी चाहिए। अब देखो सबसे आखिरी वाली चीज देखा करो, तो आखिरी वाली चीज में ये जो है ये सिचुएशन है, इसका मतलब हम इसको सिचुएशन कंसीडर करेंगे E2 के डाई पे 1 2 3 4 आए। इवन सिचुएशन जो है वो हो जाएगी 5 और 6। हमसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है PE2/A, तो A हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा हमारा एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड। तो पहले PE1 निकालेंगे, तो एक डाई में टोटल आउटकम्स होते हैं 6, 5 और 6 आ सकता है, तो फेवरेबल हो गए 2। PE2 टोटल आउटकम्स होते हैं 6 और यहाँ पे ये 4, तो 4/6। अब निकालना है PA/E1, PA/E1, यानी एग्जैक्टली वन हेड आया। तो एग्जैक्टली वन हेड कहाँ कहाँ आएगा, देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी ये आएगा 8, ऊपर आएगा 3। टोटल आउटकम्स कितने 8 और फेवरेबल है 3। सिमिलरली PA/E2, तो इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, जाहिर है एक ही हेड आएगा। अब सिंपल फार्मूला यूज कर लेंगे, PE2/A क्या आएगा, जब E2 दे रखा है तो E2 वाली सिचुएशन ऊपर आएगी, PA/E2 अपॉन PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दो, तो ये आएगा PE2/A, तो PE2 आएगा 4/6 इंटू 1/2, ये आएगा 2/6 इंटू 3/8 और प्लस ये आएगा हमारा PE2 कितना है 4/6 इंटू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम अगर हम लोग एलसीएम क्या पहले कैंसिल ही कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, तो क्या बचेगा यहाँ पे PE2/A, ये क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, ऊपर और कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 6, तो 1/3 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 अपॉन ये आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 प्लस यहाँ पे और कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 + 8/24 और ये आ जाएगा हमारा 24 ऊपर चला जाएगा, 24/3/3 + 8 कितना आ जाएगा 11, 3 8 ज़ा 24, 8/11, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्या दे रखा है, अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर्स A, B एंड C। द फर्स्ट ऑपरेटर A प्रोड्यूस्ड 1% डिफेक्टिव आइटम, वेयर एज द अदर 2 ऑपरेटर्स B एंड C प्रोड्यूस्ड 5% एंड 7% डिफेक्टिव आइटम रिस्पेक्टिवली। A is on the job for 50% of time, B is on the job of 30% of time, C is on the job of 40% of time. A defective item is produced. What is the probability that it produced by A? अब सुनो, हमारा जब भी हम लोग जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं उसमें A हमेशा बाद में रहता है, A हमेशा
बाद में रहता है। पहले क्या आता है, E1 E2 E3 जो भी हो। अब यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाई ए। इसका मतलब ए जो ऑपरेटर है ना उसके बारे में पूछ रहा है, तो ए पहले आता है तो ज़्यादातर हम लोग इसको E1 मानेंगे। तो हमसे ये चीज़ पूछ रहा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें E1 E2 E3 ए ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें E1, तो E1 क्या होगा, टाइम कंज्यूम्ड बाई मशीन ए। अब यहाँ पे कभी कभी जहन में आता है कि E1 E2 तो हमारा कुछ और भी हो सकता है। भाई जाहिर है जो पहले चीज़ें दे रखी होती हैं, हम लोग की आदत होती है कि जो पहला पैराग्राफ दे रखा होता है उसमें हम E1 E2 ढूंढते हैं। तो कई सारे लोग E1 E2 किसको ढूंढ लेते हैं, डिफेक्टिव आइटम। E1 मान लेंगे 1% डिफेक्टिव आइटम, E2 मान लेंगे 5% डिफेक्टिव आइटम, 7% डिफेक्टिव आइटम। अच्छा यहाँ पे देखो डिफेक्टिव आइटम ये हमारा कॉमन है, ठीक है। अब ऐसे तो कहेंगे कि यहाँ पे टाइम भी कॉमन है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको भी देख सकते हैं। अगर कभी कभी ना जहन चले तो आखिरी वाला सेंटेंस दे सकते हैं और उसके ज़रिए हम लोग ये लिख सकते हैं। और जब हम ये लिख लेंगे तो हमें पता चल जाएगी कि कॉमन क्या है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, यानी डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो चुका है। तो इसका मतलब ए जो है वो हमारा डिफेक्टिव आइटम होगा। वाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाई ए, तो इसका मतलब यहाँ पे मशीन ए जो है वो हमारा E1 होगा। तो यहाँ पे हम लोग चूंकि जो हमें मशीन ए के द्वारा दे रखा है वो परसेंटेज टाइम में दे रखा है, इसीलिए हम लोग E1 को मानते हैं टाइम कंज्यूम्ड बाई मशीन ए। E2 हो जाएगा हमारा टाइम कंज्यूम्ड बाई मशीन बी। E3 हो जाएगा टाइम कंज्यूम्ड बाई मशीन सी, ठीक है। तो कभी भी अगर ये कंफ्यूजन आ जाए कि E1 E2 E3 किसको मानेंगे, तो बेसिकली हम लोग उसका जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके जरिए हम लोग ये लिख लेंगे, है ना। कभी कभी तो डायरेक्ट हमें दिख जाता है E1 E2 E3, लेकिन कभी कभी नहीं दिख रहा होता है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ए हमारा क्या है, डिफेक्टिव आइटम, तो Pe1 क्या आएगा, टाइम कंज्यूम्ड बाय मशीन ए, तो Pe1 आएगा 50%। 50% को अगर हम प्रोबेबिलिटी में लिखेंगे तो 50/100। Pe2 क्या आएगा, 30/100। Pe3 क्या आएगा, ये आएगा 20/100। सही है। अब हमें निकालना है Pa/E1, यानी डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड बाई E1, ठीक है। तो यहां पे क्या दे रखा है, 1% डिफेक्टिव आइटम ए प्रोड्यूस करता है, तो इसका मतलब ये आएगा 1/100। Pa/E2 ये आएगा हमारा 5/100। Pa/E3 ये आएगा 7%, ठीक है। अब यहां पे हम लोग इसको फाइंड करेंगे, Pe1/A ये आएगा हमारा Pe1 इंटू Pa/E1 अपॉन Pe1 इंटू Pa/E1 प्लस Pe2 इंटू Pa/E2 प्लस Pe3 इंटू Pa/E3, ये आ जाएगा। अब यहां पे देखो वैल्यू रख देते हैं, तो ऊपर आ जाएगा Pe1 मतलब 50/100 इंटू ये आ जाएगा 1/100। नीचे क्या आएगा, 50/100 इंटू 1/100 प्लस 30/100 इंटू 5/100 प्लस 20/100 इंटू 7/100, ठीक। तो ये क्या आएगा हमारा, नीचे 100 इंटू 100 सब कैंसिल हो जाएगा ये सब इसके साथ। तो ऊपर क्या बचेगा 50 और नीचे क्या बचेगा 50 प्लस 5 3 15 यानी 150 प्लस 7 2 14 यानी 140। 50 अपॉन सबको ऐड कर दो तो 0 0 0 यानी 0 ही आएगा।
4 + 5 9, 9 + 5 14 का 4 आएगा, 1 बचेगा, 1 + 1 + 1 यानी 340, कैंसिल कर दो। ये आएगा 5/34/a, ठीक है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्या दे रखा है? अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। एक कार्ड जो है वो 52 कार्ड में से खो गया है। खो गया मतलब निकल गया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। यानी सुनो, यहाँ पे दो सिचुएशन है। एक तो ये हुआ कि जो कार्ड खोया है वो कौन सा है? डायमंड। लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। दूसरी सिचुएशन है लॉस्ट कार्ड अदर देन डायमंड, ठीक है। अब यहां पे E1 E2 ले लिया, ए चाहिए। ए हमारा क्या होगा? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। 2 कार्ड को निकाला गया है, दोनों जो कि हमारे डायमंड होंगे, बोथ आर डायमंड्स। अब यहां पे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। लॉस्ट कार्ड यानी जो पहले कार्ड खोया था, पहले तो खोया फिर बाद में हमने उसमें 2 और निकाल लिए, वो हमारा डायमंड होगा। यानी हमसे क्या पूछ रहा है? PA/E1, सॉरी PE1/A, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। देखो पहले PE1 निकालेंगे। लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। लॉस्ट कार्ड मतलब एक कार्ड निकल गया, तो निकला हुआ कार्ड डायमंड होगा। डायमंड कितने होते हैं टोटल? 13/52। PE2 जो खो गया कार्ड वो डायमंड ना हो। डायमंड ना हो मतलब 39/52, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? PA/E1। 2 कार्ड निकाले जा रहे हैं और उसमें से क्या है? डायमंड जो है वो खो चुका है। देखो ये जो कंडीशनल होते हैं ना बाद वाला, ये इवेंट हो चुका होता है, यानी डायमंड वाला कार्ड एक खो चुका है। तो जब डायमंड वाला कार्ड खो चुका है तो कितने डायमंड बचेंगे? 12, और टोटल कितने बचेंगे? 51। दूसरा कार्ड निकालेंगे तो बचेंगे 11 और 50। सिमिलरली PA/E2, यहाँ पे कार्ड तो खोया है लेकिन डायमंड नहीं है, क्योंकि कौन सा खोया है? अदर देन डायमंड। तो डायमंड कार्ड तो 13 रहेंगे, एक खो गया तो 51, फिर 12, 50। दूसरा कार्ड निकालेंगे तो ना PE1/A, ये क्या होगा? PE1 PA/E1 अपॉन PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2, ये आएगा। अब यहाँ पे PE1 यानी ये आएगा 13/52 इंटू A/E1, मतलब ये आएगा 12/51 इंटू 11/50 डिवाइडेड बाई PE1 मतलब 13/52 इंटू 12/51 इंटू 11/50 प्लस PE2 39/52 इंटू PA/E2, ये क्या है? 13/51 इंटू 12/50। सारा कुछ कैंसिल कर दो नीचे वाला, तो ऊपर हमारा बचेगा 13 इंटू 12 इंटू 11, और नीचे से कॉमन ले लो, क्या कॉमन मिलेगा? 12 इंटू 13। यहाँ पे बचेगा 11 प्लस यहाँ पे बचेगा 39, ये हमारा इससे कैंसिल आउट, तो ये आएगा 11/30 और प्लस 1 40 और प्लस इंटू 50, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 11/50, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्या दे रखा है? प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5। अ कॉइन इज टॉस्ड। आर रिपोर्ट्स दैट ए हेड अपेयर्स। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअल देयर वाज अ हेड इज। ठीक है, तो एक चीज देखो, यहाँ पे
सिचुएशन जो है वो कौन कौन सी हो सकती हैं? दो सिचुएशन। पहली सिचुएशन ये है कि जो पर्सन है वो ट्रुथ बोल रहा है, ए स्पीक्स ट्रुथ, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या हो जाएगी? ए स्पीक्स लाई, यानी झूठ बोलता है, नॉट ट्रुथ, ठीक है। ए हमारा क्या आ जाएगा? ए हमारा क्या? द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअल देयर वाज हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, यानी हेड, ठीक है। तो पी इवन तो हमें दे रखा है, वो सच बोलता है। अब अगर वो सच बोलता है तो पी ई टू क्या आएगा? 1-4/5, तो ये आएगा 1/5, यानी ये प्रोबेबिलिटी हो गई उसके झूठ बोलने की। पी ए स्लैश इवन हम लोग निकालेंगे, जब वो सच बोल रहा है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो पी ए स्लैश इवन का मतलब ये हुआ कि वो सच बोल रहा है और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो अगर सच बोल रहा है तो अगर हेड आया है तो 1/2, टोटल आउटकम्स क्या होंगे कॉइन में? 2, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर वो झूठ बोल रहा है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल आउटकम्स तो सेम ही रहेंगे। तो अगर वो झूठ बोल रहा है इसका मतलब ये हुआ कि हेड नहीं आया है, टेल आया है, तब भी हमारी 1/2 ही रहेगी, है ना। तो दोनों केस में प्रोबेबिलिटी 1/2 ही रहेगी। नाउ हमें क्या चाहिए? द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड, यानी एक्चुअल का मतलब ये हुआ कि उसने अगर बताया है कि उस कॉइन पर हेड आया है तो इसका मतलब वो सच बोल रहा है, ठीक है। तो इवन स्लैश ए पूछ रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इवन की सिचुएशन दे रखी है तो ऊपर हमारा यही आएगा 4/5 इंटू 1/2। बार बार फार्मूला क्यों लिखें? 4/5 इंटू 1/2 प्लस 1/5 इंटू 1/2। तो नीचे हमारा 5 2 10, ये सब जैसे ही आएगा तो कैंसिल कर दो, ऊपर बचेगा 4 प्लस 1 5, तो 4/5 ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्या कहता है? इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट ए सबसेट है बी का। दो इवेंट हैं जिसमें एक इवेंट दूसरे इवेंट का सबसेट है, एंड पी बी इज नॉट इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो हमारा जो यहां पे पूछ रहा है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले चूंकि पी ए स्लैश बी की बात कर रहा है तो इसकी हम लोग ए स्लैश बी, इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या आता है? पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे आता है पी बी। ये तो फार्मूला हमने लिख लिया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अब सुनो, सिंस ए हमारा सबसेट है बी का, अगर एक सेट दूसरे का सबसेट हो तो उनका इंटरसेक्शन क्या आता है? छोटा वाला सेट, यानी ए इंटरसेक्शन बी आएगा ए, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो जाएगा? पी ए, तो ये आ जाएगा हमारा पी ए अपॉन पी बी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे पी बी अपॉन पी ए, जबकि आया हमारा पी ए अपॉन पी बी, तो पहला वाला तो हमने रॉन्ग कर दिया। अब देखते हैं दूसरा और तीसरा और चौथा, मतलब बी सी डी में से कौन सा हो सकता है। देखो एक चीज़ देखो, अगर ए सबसेट है बी का तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो लेस देन होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। अब यहां पे एक चीज देखो, पी बी जो है प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी या तो 0 होगी या 1 होगी या इन दोनों के बीच की होगी। अब यहां पे हमसे कह रहा है पी बी जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जो है पी बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन इक्वल टू 1। तो अब अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पी बी को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि 0 तो होगा नहीं और निगेटिव हो नहीं सकता। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन पी बी, यानी हमने इसको पी बी से डिवाइड कर दिया। अब हम लोग चूंकि अगर इनइक्वेशन है और उसमें हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो या तो 0 होगी या 1 होगी या उनके बीच की होगी। तो इसका मतलब अगर हम पी ए से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा पी ए अपॉन पी बी, इस तरह से आ जाएगा।
और ये चीज़ किसके इक्वल है, देखो पी ए अपॉन पी बी, पी ए स्लैश बी। दिस इम्प्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू पी ए स्लैश बी। ये आएगा तो देख लो कौन सा वाला करेक्ट है, वो है हमारा सी वाला करेक्ट।